हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 6 हिस्ट्री लाइफ इन द न्यूलिथिक एज पार्ट 2 का स्टडी करने वाले हैं। इससे पहले जो पार्ट 1 हम लोगों का था, जिसमें हम लोग फूड कल्टीवेशन एंड एनिमल रेयरिंग का स्टडी किए, अब हम लोग सेकेंड टॉपिक इसमें जो है डेली लाइफ एंड लेजर एक्टिविटी ड्यूरिंग न्यूलिथिक एज, यानी नवपाषाण काल में जो मानव थे उनका दैनिक जीवन, और जब वह लेजर एक्टिविटी, जब वह आराम करने की मुद्दा में आते थे तो उनकी जो एक्टिविटी होती थी वह किस तरह की एक्टिविटी होती थी, इसका स्टडी करेंगे। तो इसमें हम लोग, आप पेज नंबर आ जाइए, S23 ध्यान से देखिएगा इसको कि ऑक्यूपेशन एंड एक्टिविटी ड्यूरिंग द न्यूलिथिक एज। इस न्यूलिथिक एज में उनकी जो एक्टिविटी थी, चाहे वो दैनिक एक्टिविटीज हो डेली लाइफ में या लेजर एक्टिविटीज हो, कैसी थी। तो उनका मुख्य एक्टिविटीज में आता है क्रॉप कल्टीवेशन, जो अभी हमने देख लिया। The food provides such work for the people. First, the seed had to sow as the plants started to grow, and they had to water and protect from animals. जो कि फर्स्ट टॉपिक में ही हमने इसका स्टडी किया, कैसे वह पौधों को, बीज को लगाते थे, कैसे उसमें पानी देते थे, कैसे जानवरों से उसकी सुरक्षा करते थे, वो सब हमने इस फर्स्ट टॉपिक में ही देख लिया। अब हम उसके बाद सेकेंड टॉपिक में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, इसकी भी हमने इसमें चर्चा करती है। यानी जो एक्टिविटी होती है वो फर्स्ट टॉपिक में ही हमारा जा रहा है कि कैसे वह जानवरों से मीट प्राप्त करते थे, दूध प्राप्त करते थे। तो ये सब भी तो उनकी एक्टिविटी में आ गए। न्यूलिथिक एज के पीपुल के एक्टिविटी कि जानवरों को कैसे वह पालतू बनाया, कैसे उसका वह मीट के लिए, दूध के लिए उसका उपयोग करते थे। उसके बाद तीसरा पॉइंट इसमें आया उनकी दैनिक एक्टिविटी में हंटिंग एंड फिशिंग। हंटिंग एंड फिशिंग इनकी एक स्पेशल एक्टिविटी ये बनती जा रही थी, शिकार करना। अभी भी वो छोड़े नहीं थे, अभी भी वो शौकिया रूप में आप शिकार करने की कोशिश करना जारी रखे, और साथ ही साथ मछली पालन भी उन्होंने करना शुरू कर दिया। हंटिंग वाज लेजर इन द न्यूलिथिक एज व्हेन कंपेयर टू द पैलियोलिथिक एज। क्या बोले, क्लियर किए थे कि शिकार करना वो छोड़े नहीं, यानी पैलियोलिथिक एज से, बड़ा पाषाण काल से, ओल्ड स्टोन एज की अपेक्षा यह कम कर दिए, लेकिन अभी भी शिकारियां कर रहे थे। However, fishing was common since Neolithic men settled close to river and lake. और साथ ही साथ जब यह फूड कल्टीवेशन के लिए रिवर के किनारे अपने आप को सेटल किए, तो इनमें कॉमन चीज उभर करके आई कि उस नदी के किनारे जब ये अपने आप को सेटल किए तो वहां पर नदियों में मछली मारने का ये काम करना शुरू कर दिए। मछली मारने का काम किए, फिशिंग किए नदियों के किनारे, झील के किनारे। उसके साथ ही साथ जब वह आराम करते थे, माने लेजर एक्टिविटीज में जब आते थे, तो मुख्य रूप से वह बर्तन बनाने का काम भी करना शुरू किए, सीखे। पॉटरी, बास्केट वेविंग, टूल मेकिंग, स्टिचिंग क्लॉथ एंड बिल्डिंग। यानी अब नई नई एक्टिविटी इनमें जन्म लेना शुरू हो गया, और वह मिट्टी से छोटे छोटे बर्तन बनाना शुरू कर दिए, मिट्टी को गूंथ करके पानी के साथ, और वो बर्तन बनाना शुरू कर दिए। छोटे छोटे झोपड़ी बनाना अपने रहने के लिए, और झोपड़ी बनाना शुरू कर दिए। साथ ही टूल्स मेकिंग का काम भी शुरू किए, ताकि वह आसानी से खेती कर सके।
वैसे टूल्स का निर्माण उन्होंने करना शुरू कर दिया। न्यूलिथिक मैन हैड ए रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड एंड समटाइम्स सरप्लस फूड व्हिच वी स्टोर। अब वो जो खेती कर रहे थे तो उनके अपने उपयोग से ज्यादा जब उनको भोजन की प्राप्ति हो जाता थी, अनाज का उत्पादन होता था, तो उसको वह स्टोर करना शुरू की। तो स्टोर करने के लिए क्या चाहिए? बर्तन चाहिए, पॉट चाहिए। तो उन्होंने उसको बनाना शुरू कर दिया खुद से खुद खुद। He did not have to constantly think about how to get his next meal, ताकि भविष्य में उनको सोचना न पड़े कि हम अपने भोजन को कहां से प्राप्त करें, क्योंकि वो उसको स्टोर करके रखे हुए थे। Yet he gave him more time which we spent activity as in making tools, और जो समय बचता था उसमें टूल्स बनाते थे, वेपन्स बनाते थे, विभिन्न तरह के बर्तनों का निर्माण करते थे, कपड़े, यहाँ तक कि जो कपड़े तैयार होते थे जिसको पहनते थे, पैरों की छाल होती थी या जानवरों की खाल होती थी, तो उसको स्टिचिंग करना शुरू किए, सिलना शुरू कर दिए बैठे समय में। तो इस तरह से उनमें नए नए एक्टिविटी का विकास हुआ। अब साथ ही साथ वो क्या किए, अब इसी पेज में देखिएगा सबसे लास्ट पैराग्राफ, इन द लेटर स्टेज ऑफ द न्यूलिथिक एज पीपुल लर्न टू मेक बेटर पॉट्स। जैसे जैसे न्यूलिथिक एज की समाप्ति हो रही थी, वह नए नए गुण उनमें एक्टिविटी आती जा रही थी, नई नई एक्टिविटी आती जा रही थी। जो बर्तन बना रहे थे उसका जो डिजाइन होता था उसमें काफी चेंजिंग आते चला गया। पीपुल लर्न टू मेक बेटर पॉट्स, यानी पहले से बेटर वो बर्तन बनाना सीखते जा रहे थे। और उसमें रोटेटिंग व्हील्स, और इसी काल में बच्चों तुम लोगों को याद होगा चैप्टर 2 जब पढ़ाए थे तो उसमें 2-3 बातें हम बताए थे। पहला कि इसी न्यूलिथिक एज में व्हील का आविष्कार हुआ, चक्का, जो सबसे बड़ा एक डेवलपमेंट हुआ, उस पर सबसे बड़ी विकास हुई। और साथ ही साथ आग की खोज भी, डिस्कवरी ऑफ फायर भी इसी टाइम में हुआ। They also decorated their pots using various new techniques. अब जैसे चक्की का आविष्कार हुआ उस काल में, तो वो नए नए कलाकृति, नए नए डिजाइन के बर्तन बनाने की कला को वो सीखे और नए नए तकनीक का प्रयोग करके उसको विभिन्न रंगों से विभिन्न तरीके से सज्जित करना शुरू कर दिए, डेकोरेट करना उस बर्तन को शुरू किए, उसको कलरफुल बनाना शुरू कर दिए। लेटेस्ट ओवर मेनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर, इस तरह से कई हजार वर्षों तक यह कला चलती रही। They serve as a very important source of information regarding the Neolithic age. और यही जो पॉट है, ये जो वेपन है, ये जो टूल्स हम लोगों को प्राप्त हो रहे हैं अभी, वह उस न्यूलिथिक एज का सबसे बड़ा एविडेंस हम लोगों को है। हमारे इतिहासकारों के लिए, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट के लिए वह सबसे बड़ा एविडेंस साबित हुआ कि कैसे हमारे पूर्वज रहा करते थे। अब हम लोग देखें कि जो टूल्स बनते थे वह किस तरह के टूल्स होते थे। उस काल में जो टूल्स होते थे वह कैसा टूल्स होता था? टूल्स एंड वेपन्स, इसको आप देखेंगे कि मुख्य रूप से इस समय हम लोग को जो टूल्स प्राप्त हुआ, तो इससे पहले याद कीजिए पैलेओलिथिक एज में जो भी टूल्स वेपन बनते थे वह खास करके स्टोन के होते थे। लेकिन इस काल में आप लोगों को याद होगा पिछले चैप्टर में कि मानव के द्वारा सबसे पहले कौन से मेटल की खोज की गई? कॉपर था। तो इस काल में स्टोन टूल्स के अलावे मेटल टूल्स भी बनना शुरू हुआ था, लेकिन ज्यादातर स्टोन टूल्स का उपयोग करते थे। Tools and weapons become far more developed and they had been in the Paleolithic and Mesolithic age. They were better shaped, had sharp edge and sometimes polished. सबसे बड़ा गुण क्या हुआ कि पहले की अपेक्षा जो स्टोन टूल्स होते थे वह पहले की अपेक्षा ज्यादा शार्प होता था। उसका जो साइड होती थी काफी पतली होती थी, शार्प होती थी, तेज होती थी, और साथ ही साथ उस पर पॉलिश किया होता था, और उसका शेप जो होता था काफी बेटर होता था पहले की अपेक्षा, पैलेओलिथिक एज की अपेक्षा, मेसोलिथिक एज की अपेक्षा। उस वेपन का, उस टूल्स का जो साइज होता था बहुत ही बेटर साइज, उसमें शाइनिंग होती थी, शार्प होते थे,
और उसको पॉलिश किया हुआ था। दे वर यूजुअली मेड ऑफ फ्लिंट, वुड, स्टोन या बोन्स। ज्यादातर जो भी टूल्स होते थे वह मुख्य रूप से उसमें लकड़ी का, पत्थर का या हड्डी के उसको तैयार किया जाता था। एक्स, स्पेयर, हार्पून्स, डैगर्स एंड सिकल्स, दे आर सम ऑफ वेपन्स मेड बाय न्यूलिथिक मैन। यानी मुख्य रूप से न्यूलिथिक काल में कुल्हाड़ी, खंजर, फेंकने भाला का प्रयोग, ये सब मुख्य वेपन्स के रूप में आते थे। ये सारे टूल्स इंक्लूडिंग नीडल्स मेड बाय बोन्स, यहाँ तक कि जो नीडल्स होते थे, जो नुकीला पॉइंट बनता था, वो मुख्य रूप से हड्डियों के बने होते थे। तो इस तरह से न्यूलिथिक एज में जो टूल्स एंड वेपन्स थे काफी डेवलप हुए। साथ ही साथ अब हम देखेंगे कि इस एज में मानव जो सेटल हुआ, उनका आवास, उनका जो घर था, उनकी जो बिल्डिंग होती थी वह कैसी होती थी। अब बिल्डिंग के बारे में चर्चा करें, क्योंकि ये भी आ जाएगा हमारा एस्टेट एक्टिविटीज में कि पहले मुख्य रूप से मड, ब्रिक हाउस एंड पिट हाउस आर टू टाइप ऑफ मेन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ दिस पीरियड। और इस पीरियड में मुख्य रूप से दो तरह के स्ट्रक्चर तैयार होते थे। एक गीली मिट्टी के ईंट नुमा स्ट्रक्चर तैयार करके उससे वो मकान बनाते थे। तो दूसरा होता था पिट हाउस, यानी मिट्टी में ही गड्ढा खोद लेते थे और उसको ऊपर से फूस से या दूसरे खरपतवार से उसको ऊपर से ढक देते थे, उसमें वो रहा करते थे। इस तरह से दो तरीके के वो आवास का प्रयोग करते थे इन सब न्यूलिथिक साइड। लेकिन कुछ जगहों पर लकड़ी के फ्रेम से ही मकान का निर्माण देखा गया, उसके एविडेंस प्राप्त हुए। उसके रूफ, जो छत होते थे, वो लकड़ी का ही बना होता था। इस तरह से कई तरीके से न्यूलिथिक एज में जो मानव अपने रहने के लिए जो अपने आवास का निर्माण करते थे, वह दो तीन तरीके से वो बनता था। एक मुख्य रूप से मड ब्रिक और दूसरा पिट हाउस। क्लियर? अब क्लॉथ के बारे में चर्चा देखेंगे कि क्लॉथ तो शुरू में ही बता दिए, वह जानवरों की खाल का प्रयोग करते थे। एनिमल स्किन का प्रयोग वह कपड़ों के लिए करते थे। लेकिन जैसे ही वह खेती करना शुरू किए तो वह कॉटन के बारे में जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो उस कॉटन से वह धागा तैयार करके उससे भी कपड़े बुनना शुरू कर दिए। इस तरह से काफी वो लोग डेवलप किए। वह इन सब के अलावे शौकीन भी बहुत होते थे। वह तरह तरह के ऑर्नामेंट्स पहनते थे, खास करके हड्डियों के बने हुए ऑर्नामेंट्स, मिट्टी से बने हुए ऑर्नामेंट्स वो धारण करते थे। कुछ ऐसे ऑर्नामेंट्स भी होते थे जो पत्थरों से बने होते थे, जो सेमी प्रीशियस, जिसको हम लोग कह सकते हैं सेमी प्रीशियस स्टोन, माने बहुमूल्य धातु इत्यादि से भी वो जो जेवर बनते थे, खास करके बैंगल्स, ईयररिंग, नोज रिंग, ये सब लोग धारण करते थे। अब जो शुरू में हम बताए आपको इस पार्ट में कि चक्के का आविष्कार तो इसी काल में हुआ था, तो उस चक्के का उपयोग किस क्षेत्र में हुआ सबसे ज्यादा किया, व्हील का उपयोग कैसे उन्होंने किया। Sometime point early man noticed the round object like log of tree would be easily moved along the ground. अब कैसे चक्के का आविष्कार हुआ इसके बारे में सुनिए। देखिए, उन्होंने चक्के का जो आविष्कार किया तो सेंस बढ़ते जा रहे थे, विकास होते जा रहा था उनके अंदर। उन्होंने क्या देखा कि एक लकड़ी का गट्ठर जो है, जो रिंग गोलाकार आकृति में, वो आसानी से मूव कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से जा रहा है। Easily move along the ground. Gradually he learned them that any heavy object could be moved from easily. तब उन्होंने देखा कि भाई कोई भी बड़ी वजनदार वस्तु भी अगर है और वह अगर गोलाकार है तो उसको हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर देते हैं। और इसी
सोच से उन्होंने चक्के का आविष्कार किया, व्हील को डेवलप किया। इसी आइडिया से उन्होंने चक्के का आविष्कार किया। उस चक्के का प्रयोग उन्होंने ट्रांसपोर्टिंग के लिए करना शुरू कर दिया, एक जगह से दूसरी जगह तक अपने सामानों को पहुंचाने में उसका उपयोग करना शुरू कर दिए। तो इस तरह से हम लोग देखा इसको। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है हम लोग का इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट साइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा कि वहां कहां सेटल हुए जाकर के। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मेहरगढ़, जो कि बोलन पास ईरान के पास स्थित है, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। मेहरगढ़ देखिए आप अपने पेज नंबर 25 में दिस प्लेस विच इज नाउ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। ये मेहरगढ़ अभी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। सॉरी, जो हम लोग अभी ईरान बोल रहे थे, यह पाकिस्तान में स्थित है। इट क्विट क्लोज टू बोलन पास, और बोलन पास जो ईरान के पास है, पाकिस्तान और ईरान के नजदीक जो बोलन पास है वहीं पर यह स्थित है। प्रॉपर ईरान नहीं कहेंगे, ये पाकिस्तान में है और वो बोलन पास के नजदीक है। दिस पास यूज्ड टू इंपॉर्टेंट रूट ऑफ ईरान एंड अफगानिस्तान इन द पास्ट। माने यह बोलन पास जो है सबसे इंपॉर्टेंट वे है, रास्ता है पाकिस्तान से अफगानिस्तान और ईरान जाने के लिए। तो ये मेहरगढ़ सबसे इंपॉर्टेंट साइट आया न्यूलिथिक पीरियड्स में। तो यहाँ मुख्य रूप से हम लोग जो एविडेंस प्राप्त हुए, साक्ष्य प्राप्त हुए हमारे इतिहासकारों को, जियोलॉजिस्ट को, हिस्टोरियन को, तो वहां देखा गया कि जो भी मकान बना हुआ है वह रेक्टेंगुलर मड ब्रिक्स, और रूम जो है स्टडीज have so that some of these house where other could have been used to store it। अब वहां पर रूम का जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ स्टोर हाउस के रूप में उसका उपयोग हो रहा है। Some of these structure even wall covered with white plaster, माने रहने के लिए जो रूम है तो उसी एरिया में, उसी बाउंड्री में स्टोर हाउस भी है। तो कुछ ऐसे भी रूम देखा वहां पर प्राप्त हुए एविडेंस में, जिसकी दीवारों को पॉलिश किया गया है, चिकनाई बनाया गया है। हैंड एक्सेस एक्स प्राप्त हुआ है, माने हाथ से चलाने वाली कुल्हाड़ी जो है उसका ग्राइंडिंग स्टोन। दिस इंडिकेट दैट दे हैव देयर फैमिली विद ग्राइंडिंग फोर्स, माने अब ग्राइंडिंग स्टोन प्राप्त हुए। इससे यह क्या इंडिकेट होता है, क्या उससे पता चलिए किस ओर वह संकेत कर रहा है। तो यह संकेत कर रहा है कि दे वेयर फैमिलियर विद ग्राइंडिंग टूल। अब इसमें देखें मुख्य रूप से है इसमें ये सब बुर्ज होम, सॉरी मेहरगढ़ में क्या क्या एविडेंस मिले उसकी चर्चा है कि ऑर्नामेंट्स मिले हैं, बर्तन मिले हैं, कुछ ऐसे बिगल साइट्स मिले हैं, बोन एंड शीप माने भेड़ की हड्डियां प्राप्त हुई है, गोट की हड्डियां प्राप्त हुई है। इस सब से हमें पता चलता है कि यह क्षेत्र जो है बहुत ही ज्यादा डेवलप था न्यूलिथिक एज में। जो भी एविडेंस मिले वह यह दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि यह मेहरगढ़ का क्षेत्र जो था न्यूलिथिक एज में काफी डेवलप किए हुए था। उसी के बाद बुर्ज होम की पर चर्चा देखें। बुर्ज होम जो कि कश्मीर में स्थित है, यहां से भी हम लोग को नवपाषाण काल के बारे में काफी कुछ जानकारी प्राप्त हो रही है, कैसे उस काल में हमारे मानव रहते थे। तो यहाँ भी काफी सारे चीज प्राप्त हुए। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों को देखने को मिल रहा है पीट हाउस। पीट हाउस सबसे इंपॉर्टेंट, द हाउस मेड बाय डिगिंग ए पिट इन द ग्राउंड। जैसे इससे पहले का टॉपिक में हम लोग चर्चा किए, यह पीट हाउस हम लोग कहां से सबसे ज्यादा प्राप्त हो रहा है, तो बुर्ज होम से, कश्मीर से। वहां पर जमीन को खोद करके, ग्राउंड को खोद करके गड्ढा नुमा बनाया गया और उस गड्ढे में अपने आप को
रखते थे, वहीं पर वह रहते थे। They were believed to have provide aquatic protection to the people in cold weather condition. आप ठंड के मौसम में अपने आप को प्रकृति से बचाने के लिए, ठंड से बचाने के लिए स्पीट हाउस का वो उपयोग करते थे। साथ ही साथ मड हट एबव द ग्राउंड, साथ ही साथ जमीन से ऊपर भी वह कीचड़ से, माने ईंट से, कीचड़ से वह घर बनाते थे और उसको खरपतवार से ढक करके उसके छत को तैयार करते थे। कुकिंग हर्ब्स, और कुछ ऐसे भी एविडेंस वहां पर प्राप्त हुए कि वो जो भोजन बनाते थे घर के अंदर भी और घर के बाहर भी, दोनों जगहों पर उनके भोजन के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं कि वो जहां पर वो भोजन बनाने का काम करते थे। सम ऑफ दीज हैव बीन फाउंड इनसाइड हाउस व्हिle some are outside. This indicate that cooking was done both indoor and outdoor. तो ये सारे साक्ष्य कहां से मिले? बुर्ज होम से, जो कि कश्मीर में स्थित है। यानी वो जो भोजन बनाते थे तो कुछ साक्ष्य ऐसे जगह चूल्हा उनका मिला, खाद्य सामग्री मिली। इससे इतिहासकार आर्कियोलॉजिस्ट बताया कि वह उनका जो भोजन बनता था घर के अंदर भी, तो कुछ जगहों पर जो चूल्हा होती थी, जो खाद्य सामग्री होती थी, वो घर के बाहर में भी होती थी, दो तरीके से। तो ये सिस्टम अभी हम लोगों के यहाँ भी आजकल देखने को मिल रहा है। दोनों सिस्टम अभी भी बहुत सारे घरों में, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ है जिसको हम लोग अपने घर के अंदर बनाने की कोशिश करते हैं, तो कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ किसी विशेष ओकेजन पर जब आता है उसको हम लोग घर से बाहर बनाते हैं। तो उस काल में भी इस तरह से थे। साथ ही साथ जो पॉट्स हुए वह कलरफुल होते थे। देखिए, सम हैंडमेड पॉट्स ग्रे या डूल रेड in color have been found. These belong to the earlier part of the Neolithic age. यानी जो बर्तन बनते थे, मिट्टी के बर्तन न्यूलिथिक एज में वो कलरफुल होते थे। शाइनी ब्लैक हैंडमेड पॉट एंड रेड व्हील मेड पॉट हैव बीन फाउंड। यहाँ लाल रंग की, कत्थे रंग के भी बर्तन होते थे जो काफी चमकदार होते थे। इसके अलावा टूल्स वगैरह की भी प्राप्त हुई जो कि जानवरों की हड्डियों से तैयार होते थे। वो एरो हेड्स होते थे, हार्पून्स होते थे, नीडल टाइप के टूल्स प्राप्त हुए। तो ये सब सारे एविडेंस हमारे न्यूलिथिक एज को दर्शाता है कि उस काल में बुर्जहोम में जो हमारे अर्ली मैन थे, हमारे मानव जो थे, वो कितने डेवलप थे, कैसे उनका जीवन गुजर हो रहा था। इसके अलावा और भी कई साइट्स हैं जो हम लोग बारी बारी से देख रहे हैं। कोठियावाड़ में जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, दूसरा कश्मीर में बुटकार्ल है, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट साइट अपने बिहार में है चिरांग जो कि छपरा के नजदीक है। यहां भी कई सारे एविडेंस प्राप्त हुए हैं इस न्यूलिथिक एज के। उसके बाद हल्लूर जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये सब अलग अलग न्यूलिथिक साइट्स हैं जहां पर अर्ली मैन सेटल किए। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या सिर्फ भारत में ही या भारत के आस पड़ोस में ही ये अर्ली मैन सेटल हुए, या और भी कई सारे ऐसे सेटलमेंट पोजीशंस हैं, सेटलमेंट साइट है जहां पर वो रहे। तो उसमें आपका सकारा बेस जो कि स्कॉटलैंड में है, कैटलहोम जो कि तुर्की में स्थित है। अब सकारा होम में कैसे एविडेंस प्राप्त हुए, देखिए न्यूलिथिक हाउस फाउंड वेयर हैव स्टोन बीड्स एंड फर्नीचर्स। वहां पर फर्नीचर्स प्राप्त हुए हैं जो स्टोन से बने हुए हैं। दे इवन हैव इंडोर टॉयलेट, और साथ ही साथ वहां जो हाउस है उसमें इंडोर टॉयलेट की व्यवस्था की गई है। यानी क्या अपने यहाँ से और ज्यादा वो न्यूलिथिक एज के उधर के ज्यादा डेवलप थे। उसके बाद तुर्की में देखे कि मड ब्रिक हाउस प्राप्त हुए एंड ओपनिंग ऑन द रूफ हैव बीन फाउंड हियर। पीपल एंटर द हाउस टुवर्ड्स द ओपनिंग यूजिंग ए लैडर। अब सबसे आश्चर्य अपने यहाँ क्या हुआ कि ऊपर रूफ था, लकड़ियों का रूफ हुआ या पेड़ के का प्रयोग करके उसका रूफ को तैयार किया। लेकिन इस तुर्की में जो न्यूलिथिक साइट्स प्राप्त हुए जहां पर व्यक्ति सेटल थे, वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट देखिए मड ब्रिक हाउस तो प्राप्त हुए, लेकिन इसका जो रूफ था, छत था, वो ओपन था, खुला हुआ था। देखिए इसमें आते थे कैसे भाई,
तो इसमें वो लैडर के सहारे, सीढ़ी के सहारे इसमें प्रवेश करते थे। द हाउस आर क्लस्टर्ड क्लोज टू ईच अदर विथ नो स्ट्रीट इन बिटवीन। घर एक दूसरे से जुड़े हुए थे, लेकिन उसमें किसी तरह की कोई गली नहीं होती थी, कोई वे नहीं होता था। प्लेन, कोड़ी एंड सीसेल हैव आल्सो बीन फाउंड इन कैटलहम। ये सब इसके अलावा सीरिया में भी इस तरह की न्यूलिथिक काल के कई सारे एविडेंस प्राप्त हुए। तो इस तरह से हम लोग इस चैप्टर में न्यूलिथिक एज में बहुत सारे इंपॉर्टेंट साइट्स को देखे, जहां लाइफ जो सेटल हुआ, टूल्स के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, एविडेंस में क्या क्या मिला, ऑर्नामेंट्स, स्टोन बोन्स, स्टोन टूल्स, बोन्स टूल्स, ये सब एविडेंस के रूप में प्राप्त हुए, जो हाउस एविडेंस के रूप में देख रहे हैं। तो इस सब तरीके से हम लोग इस चैप्टर में यह देखने, पढ़ने की कोशिश की, समझने की कोशिश किए कि कैसे हमारा अर्ली मैन अपने जीवन को चला रहा था, आगे की ओर विकास कर रहा था। तो इस चैप्टर के द्वारा इसमें जो समरी है उसको आप लोग स्टडी करें, देखें, याद करें और इस वीडियो को देख लें, और इससे संबंधित जो असाइनमेंट होगा उस असाइनमेंट को आप कंप्लीट करें। अब नेक्स्ट डे हम लोग चैप्टर 4 का वीडियो लेकर के आएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।